आज हम मध्यकालीन भारत का प्रारंभ कर रहे हैं। अगर पहले लेक्चर की बात करें तो इसमें हम भारत और उस समय जो विश्व की परिस्थितियां थी उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, भारत और विश्व में 8वीं से 18वीं सदी तक के 1000 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। यूरोप और एशिया में भी नई सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं पैदा होती हैं। इन नई संरचनाओं ने लोगों के सोचने और जीने के ढंग पर गहरा प्रभाव डाला था। इन परिवर्तनों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भूमध्य सागर के इर्द गिर्द के देशों तथा इस क्षेत्र में पैदा होने वाले विशाल साम्राज्यों के साथ, जिनमें रोमन और फारसी साम्राज्य भी शामिल थे, भारत के बहुत पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। यूरोप में 6ठी सदी की तीसरी चौथाई तक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य, जिसने यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र को एक कर दिया था, उसके 2 भाग बट चुके थे। पश्चिमी भाग, जिसकी राजधानी रोम थी, रूस और जर्मनी की तरफ से आने वाले स्लाव और जर्मन कबीलों ने उसे रौंद डाला था। ये कबीले अनेक खेपों में आए तथा पुराने रोमन साम्राज्य के इलाकों को तहस नहस करने और लूटने में इन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी। प्राचीन रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी बैजेंटीन या कुस्तुनतुनिया में था। इस साम्राज्य को बैजेंटीनी साम्राज्य कहा जाता है। इसमें पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग तथा साथ ही आधुनिक तुर्की, सीरिया और मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। इसने रोमन साम्राज्य की अनेक परंपराओं को जारी रखा, जैसे एक शक्तिशाली राजतंत्र और अत्यंत केंद्रीकृत प्रशासन। लेकिन धार्मिक विश्वास और कर्मकांडों में पश्चिम के कैथोलिक चर्च से, जिसका मुख्यालय रोम में था, इसके अनेक मतभेद थे। पूर्व के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था। रूस ने यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च और बैजेंटीन शासकों के प्रयासों के कारण ही ईसाईयत को अपनाया था। बैजेंटीन साम्राज्य एक विशाल और फलता फूलता साम्राज्य था, जिसने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी एशिया के साथ व्यापार जारी रखा। 15वीं सदी के मध्य में जब कुस्तुनतुनिया को तुर्की ने जीत लिया तो इसका पतन हो जाता है। रोम वाले सोना अफ्रीका से पाते थे और पूरब के साथ व्यापार के लिए उसका उपयोग करते थे। इतिहासकार एक लंबे समय से 6ठी से 10वीं सदी तक के काल को अंधकार युग कहते आए हैं। 12वीं और 14वीं सदी के पश्चिमी यूरोप पर एक बार फिर समृद्ध हो गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वृद्धि, नगरों का प्रसार तथा इटली के पदुआ और मिलान जैसे अनेक नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना इस काल के उल्लेखनीय विशेषताएं थी। इस विश्वविद्यालयों ने उन नए ज्ञान विज्ञान और नए विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने धीरे धीरे पुनर्जागरण को तथा एक नए यूरोप को जन्म दिया। फ्यूडलिज्म का उदय। रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और नई शासन व्यवस्था का जन्म हुआ। धीरे धीरे विकसित होने वाली इस नई व्यवस्था को फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडलिज्म लैटिन शब्द फ्यूडम से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद फीफ होता है। इस समाज में सबसे शक्तिशाली वे सरदार थे जो अपने सैनिक अनुयायियों के बल पर बड़े बड़े इलाकों पर हावी होते थे और शासन में भी अहम भूमिका निभाते थे। राजा सरदारों को अपना वेशल या अधीनस्थ बनाकर उनसे अपने प्रति निष्ठा की शपथ लेता था और बदले में उनके कब्जे वाले इलाकों को उनको फीफ के रूप में या जागीर के रूप में मान्यता दे देता था। फीफ में से एक भाग देते थे। सिद्धांत के स्तर पर राजा एक गद्दार वेशल हुई फीफ पर कब्जा कर सकता था, लेकिन व्यवहार में ऐसा कम ही होता था। इस तरह फ्यूडल व्यवस्था में शासन पर एक भूस्वामी कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। यह कुलीन वर्ग जल्द ही पैतृक बन गया और उसने हर कोशिश की कि कोई बाहरी व्यक्ति उसकी कतार में न आ सके, पर यह कुलीन वर्ग कभी भी पूरी तरह बंद नहीं रहा, क्योंकि गद्दार सरदार हटाए जाते थे तथा नए नियुक्त किए जाते थे या
उभर कर सामने आ जाते थे। फ्यूडल व्यवस्था से दो और विशेषताएं भी जुड़ी हुई है। उनमें से एक विशेषता थी सर्फडम की। सर्फ एक ऐसा किसान होता था जो जमीन जोतता बोता था, पर अपने स्वामी या सरदार की आज्ञा के बिना अपना पेशा नहीं बदल सकता था। इससे मेनर की व्यवस्था भी जुड़ी हुई थी। मेनर वह किला होता था या हवेली होती थी जहां लॉर्ड या स्वामी रहता था। अनेक यूरोपीय देशों में इन मेनरों के लॉर्ड बड़े बड़े इलाकों के भी मालिक होते थे। बच्चों, कुछ इतिहासकारों का मत है कि सर्फडम प्रथा और मेनर व्यवस्था फ्यूडलिज्म के अभिन्न अंग थे और इसलिए जिन समाजों में इन दोनों का वजूद नहीं था उनमें फ्यूडलिज्म की बात करना गलत है। लेकिन यूरोप के सभी भागों में मेनर भी थे। भारत में न सर्फडम प्रथा थी और न मेनर व्यवस्था, लेकिन स्थानीय भूस्वामी तत्व या सामंत फ्यूडल सरदारों की अनेक शक्तियों का इस्तेमाल करते थे और किसान वर्ग उन पर निर्भर रहता था। यूरोप में सामंतवाद से जुड़ी एक और विशेषता सेना का संगठन थे। घोड़े पर बैठा बख्तरबंद नाइट सामंती व्यवस्था का सबसे ज्वलंत प्रतीक था। वास्तव में यूरोप में घुड़सवार युद्ध कला का आरंभ मोटे तौर पर 8वीं सदी से अधिक पीछे नहीं जाता। अरबों के पास बड़ी तादाद में घोड़े थे तथा उनकी तेज गति और सवार तीरंदाजों ने पैदल सेना को बड़ी सीमा तक नाकाम बनाकर रख दिया। इस नई युद्ध कला के लिए आवश्यक संगठन विकसित करने और बनाए रखने की समस्याओं ने यूरोप में सामंतवाद के विकास में मदद पहुंचाई। दो आविष्कारों के कारण घुड़सवार युद्ध लड़ाई का प्रमुख रूप बना। ये आविष्कार थे तो काफ़ी पहले के, मगर इनका व्यापक उपयोग इसी काल में आरंभ हुआ। पहला आविष्कार लोहे की रकाब था और लोहे की रकाब के कारण हथियारों से पूरी तरह लैस सैनिक को तीर चलाते समय घोड़े की पीठ से गिरने का भय नहीं रहता था। दूसरा आविष्कार था एक नए प्रकार के जिन का, जिससे कारण घोड़ा पहले की अपेक्षा 2 गुना बोझ लेकर के चलता था। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों आविष्कार पूरब से यूरोप में पहुंचे। संभवतः चीन और कोरिया से भारत में उनका प्रसार 10वीं सदी में शुरू हुआ था। 11वीं सदी के बाद जब और भी शक्तिशाली सरकारें सामने आई, तब भी परंपरा इतनी जड़ पकड़ चुके थे कि राजा फ्यूडल लॉर्डों की शक्ति को आसानी से कम नहीं कर सकता था। इतिहासकार जिसे मध्यकाल कहते हैं, उस काल में फ्यूडलिज्म के अलावा यूरोप में जीवन के ढर्रे को ईसाई चर्च ने भी निर्धारित किया था। हम बैजंतीनी साम्राज्य और रूस में यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च की भूमिका का इसमें पहले ही हवाला दे चुके हैं बच्चों। पश्चिम में एक शक्तिशाली साम्राज्य के अभाव में कैथोलिक चर्च ने शासन के भी कुछ कार्यभार संभाल लिए थे। पोप जो एक धर्मगुरु था, एक कैथोलिक चर्च का प्रमुख था, उसके पास काफ़ी कुछ राजनीतिक और नैतिक सत्ता भी थी। पश्चिम एशिया और भारत की तरह यूरोप में भी मध्यकाल में धर्म का काल था और जो धर्म का प्रवक्ता होता था उसके पास काफ़ी शक्ति होती थी और प्रभाव होता था। अनेक मठ और विहार स्थापित किए गए। इनमें से फ्रांसिस्कन जैसे कुछ सिलसिले ज़रूरतमंदों और गरीबों के लिए कार्यरत थे। फ्यूडल लॉर्डों की तरह व्यवहार करने लगे थे कुछ मठ और जो इनकी धार्मिक संस्था थी अत्यंत धनी हो चुके थे। उन शासकों के साथ उनका टकराव होने लगा जो चर्च और पोपों की दुनियावी ताकत से चिढ़े हुए थे। आगे चलकर यह टकराव पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों में प्रतिबिंबित होता है। अरब की दुनिया। अगर बच्चों अरब की दुनिया के बारे में बात करें तो 7वीं सदी के बाद इस्लाम के उदय ने पश्चिम एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों पर गहरा प्रभाव डाला। आरंभिक खलीफों द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य में अरब के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन शामिल थे। अरब कबीलों के अंदरूनी मतभेदों तथा गृह युद्ध के कारण 8वीं सदी के मध्य में दमिश्क में बैठा खलीफा सत्ता खो बैठता है। अब्बासी नाम का एक नया वंश सत्ता में आता है। उसने नव स्थापित नगर बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। लगभग 150 वर्षों तक अब्बासी साम्राज्य
दुनिया के सबसे शक्तिशाली और फलते फूलते साम्राज्य में से एक था। उत्तरी अफ्रीका के भाग मिस्र, सीरिया, ईरान और इराक उस क्षेत्र में शामिल थे। अब्बासी खलीफा पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के कुछ सबसे उपजाऊ देशों को ही नियंत्रित नहीं करते थे, बल्कि भूमध्य सागर क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर भी उनका नियंत्रण होता था। अरब पक्के सौदागर थे तथा इस काल में वे जल्द ही सबसे उद्यमी और धनी सौदागर और समुद्री यात्रियों के रूप में मशहूर हो गए। सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की शानदार इमारतों वाले अनेक नगर उभर कर सामने आए। इस काल में अरब नगरों के जीवन स्तर और सांस्कृतिक वातावरण का दुनिया में से कोई सानी नहीं रहा। अरबों ने सोने के दिनार और चांदी के दिरहम भी चलाए, जो पूरी दुनिया में व्यवहार की मुद्रा बन गई थी। यह सब अफ्रीकी सोने तथा अरबों की पहुंच के कारण संभव हुआ था। इस काल के सबसे मशहूर खलीफा अल मामून और हारून अल रशीद थे। खलीफा अल मामून ने यूनानी, बैजंती, ईरानी और भारतीय विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कराने के लिए बगदाद में एक बैत उल हिकमत यानी ज्ञान गृह की स्थापना की थी। मशहूर यात्री मार्को पोलो ने चीन के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने तथा चीन यूरोप व्यापार पर अरबों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए ही चीन की यात्रा की थी। बच्चों, 8वीं सदी में अरबों द्वारा जीते जाने के बाद सिंध भारत और अरब दुनिया के बीच वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंधों का माध्यम बन गया था। दशमलव प्रणाली, जो आधुनिक गणित का आधार था तथा जो भारत में 5वीं सदी में विकसित हुई थी, इसी काल में अरब दुनिया में पहुंची। 9वीं सदी में अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी ने इसे अरब दुनिया में लोकप्रिय बनाया। एबेलार नाम के एक भिक्षु के जरिए यह ज्ञान 12वीं सदी में यूरोप में पहुंचा, जहां उसे अरब अंक प्रणाली के नाम से जाना गया। खगोल शास्त्र और गणित से संबंधित अनेक भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद होता है। खगोल शास्त्र की सुप्रसिद्ध रचना सूर्य सिद्धांत, जिसे आर्यभट्ट ने संशोधित और परिष्कृत किया था, इस ग्रंथ में एक थी। चरक और सुश्रुत के आयुर्विज्ञान संबंधी ग्रंथों के भी अनुवाद हुए। संस्कृत के अनेक साहित्यिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया, जिसे कलील व दिम्मना पंचतंत्र, जो पश्चिम में ईशप की कथाएं का आधार बन गए। 10वीं सदी के प्रारंभ तक अरब इस स्थिति में पहुंच गए थे कि वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं कोई योगदान कर सकें। इस काल में अरब दुनिया में ज्यामिति, बीज गणित, भूगोल, खगोलिकी, प्रकाशिकी, रसायन, चिकित्सा आदि विकास ने उसे विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया था। अरब भूगोल शास्त्रियों की रचनाओं और मानचित्रों ने विश्व संबंधी ज्ञान को उन्नत बनाया। इसे अरब विज्ञान इसलिए कहा गया कि इस पूरे क्षेत्र में अरबी ही साहित्य और चिंतन की भाषा थी। ईसाई चर्च के कठोर रवैये के कारण यूरोप में उन दिनों ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थे। भारत में भी शायद ऐसे ही स्थिति, क्योंकि इस काल में अरब वैज्ञानिकों में से शायद ही कोई भारत में आया हो। भारतीय विज्ञान के विकास की गति की धीमी रही। अफ्रीका की अगर बच्चों बात करें तो अरबों ने हिंद महासागर, पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर के व्यापार के साथ अफ्रीका के घनिष्ठ संबंध कायम किए। इथियोपिया वाले हिंद महासागर में अदन से लेकर भारत तक व्यापार करते थे। हबशी कहलाने वाले ऐसे अनेक इथियोपियाई ईसाई थे। प्यारे बच्चों, जब मैं बात कर रहा था तो थोड़ा सा आवाज़ आने लगा था, इसलिए मैं चुप हो गया। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में अगर बात करें तो चीन के साथ भारत के प्राचीन काल से ही आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध थे। जलमार्ग और थल मार्ग दोनों ही रास्ते से 8वीं और 9वीं सदियों में तांग शासन के अधीन चीन का समाज वहां के सांस्कृतिक प्रगति के उच्च सोपान पर पहुंच गया था। तांग शासकों के अधिराधी मध्य एशिया में सनिया कांग के बहुत बड़े बड़े हिस्सों पर, जिनमें कासगर भी शामिल था, फैले हुए थे। इसके कारण जिसे रेशम मार्ग कहते हैं, इससे होकर स्थलीय व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला।
इस रास्ते से रेशम ही नहीं बल्कि उम्दा चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कम कीमती रत्न पुखराज की बनी वस्तुएं भी पश्चिमी एशिया, यूरोप और भारत को निर्यात की जाती थी। चीन में विदेशी व्यापारियों का स्वागत होता था। उनमें से अरब, फारसी, भारतीय समुद्री मार्ग से दक्षिण चीन में आए और कैंटन में बस गए। 9वीं सदी के मध्य में तांग साम्राज्य का पतन हुआ और 10वीं सदी में उसे सुंग राजवंश ने विस्थापित कर दिया। सुंग राजवंश लगभग 300 वर्षों तक चीन पर शासन करता रहा। आरंभिक शुंग काल, विशेषकर 11वीं सदी का काल, चीन के अत्यधिक आर्थिक प्रसार का काल था। इसी काल के दौरान के बाद अनेक यूरोपीय आविष्कारों के आद्य रूप सामने आए। दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और श्रीलंका के साथ चीन का सामुद्रिक व्यापार भी बढ़ा। आगे चलकर 13वीं सदी में चीनी शासन तंत्र की बढ़ती कमजोरी ने मंगोलों को चीन साम्राज्य का अवसर दिया या चीन विजय का अवसर दिया। उन्होंने चीन में मौत और तबाही का तांडव मचा दिया। लेकिन अपने घोर अनुशासित और गतिशील घुड़सवार दस्तों के बल पर मंगोल पहली बार एक शासन के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण चीन का एकीकरण करने में सफल हो गए। कुछ समय तक उन्होंने टोंकिन या उत्तर वियतनाम और अनाम यानी दक्षिण वियतनाम को भी अपने कब्जे में रखा। उत्तर में उन्होंने कोरिया को लौट डाला। इस तरह मंगोलों ने पूर्वी एशिया में एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में होती थी। वेनिस का एक यात्री है मार्को पोलो। मार्को पोलो समुद्री मार्ग से इटली लौटा और रास्ते में उसने भारत में मालाबार को भी देखा। इस तरह संसार के विभिन्न भाग पहले से करीब आ रहे थे तथा व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ रहे थे। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को कुछ चीनी शासकों की विस्तारवादी मुहिम का सामना करना पड़ा। तब तक चीन ने एक मजबूत नौसेना तैयार कर ली थी, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के राज्य अधिकतर स्वतंत्र ही रहे। इस क्षेत्र में इस काल में पनपने वाले दो सबसे शक्तिशाली राज्य शैलेंद्र और कंबुज साम्राज्य थे। शैलेंद्र राजवंश 8वीं सदी में उभरा तथा उसने श्री विजय साम्राज्य को काफी हद तक विस्थापित कर दिया। शैलेंद्र साम्राज्य 10वीं सदी तक फलता फूलता रहा। इस साम्राज्य के चरम काल में इसमें सुमात्रा, जावा, मलय, प्रायद्वीप, सियाम यानी आधुनिक थाईलैंड के कुछ भाग शामिल थे और तेज से तेज चलने वाली नौका भी 2 साल में इस विशाल साम्राज्य का चक्कर नहीं लगा सकते थे। शैलेंद्र शासकों के पास एक मजबूत नौसेना थी तथा चीन के पास समुद्री व्यापार पर उनका वर्चस्व था। दक्षिण भारत के पल्लवों के पास भी एक शक्तिशाली नौसेना थी। पल्लव नौसेना विशेषकर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय थी। दक्षिण पूर्व के देशों और चीन के साथ सामुद्रिक व्यापार इतना महत्वपूर्ण हो चला था कि 10वीं सदी में एक चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया को अपनी ओर नौसैनिक अभियान रवाना किया ताकि संचार के समुद्री रास्ते को खुला रखा जा सके। ईस्वी संवत के आरंभिक सदियों में, बल्कि उससे पहले भी, इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। अनेक चीनी और भारतीय व्यापारी इस साम्राज्य की राजधानी पलेमबंग जाते थे जो सुमात्रा में स्थित थे। पलेमबंग और भी पहले से संस्कृत और बौद्ध अध्ययन का केंद्र बना हुआ था। इस काल में राजाओं ने यहाँ भव्य मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध पूर्वी जावा का बोरोबुंदर मंदिर था जो बुद्ध को समर्पित है। यह एक मुकम्मल पहाड़ी है जिसे तराशकर 9 मंजिलें निकाली गई हैं और सबसे ऊपर एक स्तूप है। रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों के दृश्य इस मंदिर के पट्टिकाओं पर दिखाए गए तथा ये साहित्य, लोककला, कठपुतली के खेलों आदि के लिए पसंदीदा विषय रहे हैं। शैलेंद्र शासक को जबाग का महाराजा कहा जाता था जिसका अर्थ सुवर्ण भूमि था। कंबुज साम्राज्य कंबोडिया और अनाम यानी दक्षिण वियतनाम में फैला हुआ था। उसने फुनान के हिंदू रंग में रंगे राज्य को विस्थापित किया था जिसका इस क्षेत्र में पहले से वर्चस्व था। कंबुज साम्राज्य 15वीं सदी तक फलता फूलता रहा तथा उसने सांस्कृतिक विकास और समृद्धि का एक ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया था। कंबोडिया में अंकोर थोम के पास स्थित मंदिर समूह को उसकी सबसे शानदार उपलब्धि माना जाता है।
मंदिर निर्माण का सिलसिला 10वीं सदी में आरंभ हुआ। उसके बाद हर राजा अपनी याद छोड़ने के लिए वहां एक नया मंदिर बनवाता रहा और इस तरह 3.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वहां 200 से अधिक मंदिर बनवाए गए। इनमें से अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा है। इसमें 3 किलोमीटर लंबे बंद गलियारे हैं जिनमें देवी देवताओं और अप्सराओं की सुंदर मूर्तियां हैं तथा कुशलता से तराशी गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर निर्माण का काल 10वीं से 12वीं सदी तक तीव्रतम गति से चला, जो भारत में भी मंदिर निर्माण का सबसे शानदार काल था। मलय प्रायद्वीप के तत्काल बंदरगाह से स्थल के रास्ते चीन सागर तक यात्रा करते हुए अनेक भारतीय व्यापारी दक्षिण चीन गए। दक्षिण चीन में अनेक ब्राह्मण और आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बस गए। बौद्ध धर्म चीन से चलकर कोरिया और जापान में पहुंचा। इस तरह पश्चिम दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ तथा मडागास्कर और अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहा। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों ने भारत, चीन तथा बाहरी दुनिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों के लिए सेतु का काम किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से गहराई से प्रभावित होते हुए भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने अपने अपने विशिष्ट सांस्कृतिक विकसित की जो उच्च स्तर के थे। बच्चों, अरब व्यापारी जो पहले दक्षिण भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करते थे, अब्बासी साम्राज्य की स्थापना के बाद और भी सक्रिय होते। लेकिन अरबों ने भारतीय व्यापारियों और धर्मोपदेशकों को विस्थापित नहीं किया। आरंभिक चरण में उन्होंने इस क्षेत्र की जनता को मुसलमान बनाने का भी कोई प्रयास नहीं किया। इस तरह एक उल्लेखनीय सीमा तक धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता तथा विभिन्न संस्कृतियों का मिलन इन देशों की विशेषताएं थी और उनमें ये विशेषताएं आज तक बाकी है। सुमात्रा, जावा और मलाया ने इस्लाम को धीरे धीरे अपनाया। भारत में इस्लाम के स्थिति के मजबूत होने के बाद ही दूसरी जगहों पर बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। भारत और इन देशों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क तभी टूटे जब इंडोनेशिया में डचों, भारत, बर्मा और मलाया में अंग्रेजों तथा आगे चलकर हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने अपने पैर जमा लिए। तो बच्चों, ये एक भूमिका के तौर पर था कि हम लोग मध्यकालीन भारत जब आरंभ कर रहे हैं तो उस समय संपूर्ण विश्व की स्थिति और भारत की तत्कालीन स्थिति कैसे थे। जब इस चीज़ को हम समझ लेंगे तो आगे जो इतिहास है उसको समझना आसान हो जाएगा। तो बच्चों, आज मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। कल अगला जब लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें उत्तर भारत और दक्कन में 3 साम्राज्यों का प्रभुत्व के लिए संघर्ष होता है। तो उत्तर भारत और दक्कन भारत या दक्षिण भारत दोनों में ही 3 साम्राज्यों का युग प्रारंभ होता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।